हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। तो बच्चों, ये है अपनी हिस्ट्री की क्लास और हिस्ट्री की क्लास में अपन आज करने वाले हैं पेपर थर्ड। जो अपना थर्ड मॉडल पेपर है उसका अपन कंप्लीटली सॉल्यूशन करेंगे, राइट। ठीक है, ये है पेपर थर्ड। और इस पेपर थर्ड में ये आज थोड़ा लॉन्ग क्लास रहेगी, लंबी क्लास रहेगी, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, रिक्त स्थान है, लघुत्रात्मक हैं, अति लघुत्रात्मक हैं, बड़े प्रश्न भी हैं। ठीक है, तो एक एक करके कंप्लीटली अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है, पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि भाई बहुविकल्पी प्रश्न है। भारतीय पुरातत्व हाँ, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो बच्चों, आप सबको पता है कि पहले डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम। राइट आंसर है इसका ऑप्शन स। ठीक है, राइट आंसर। मैं थोड़ा फटाफट आपको आंसर बता देता हूं और पीडीएफ में आपको इसको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो अगला आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन कनिंघम, स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षवर्धन, बाणभट्ट, कौटिल्य और मयूर। तो बच्चों, हर्षचरित जो ग्रंथ है वो बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट इसके रचिता है हर्षचरित के। नेक्स्ट प्रश्न है कि पितृवंशिकता में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य क्या माना गया है? तो पितृवंशिकता में पिता का धार्मिक कर्तव्य माना गया है कन्यादान करना। ठीक है, ये बाकी ऑप्शन भी हैं, आप लोग 4 ऑप्शन पढ़ लेना। मैं थोड़ा क्योंकि लंबी क्लास है इसलिए जल्दी करा देता हूं इसे। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है इब्न बतूता जो है वो इब्न बतूता का जन्म कहां हुआ था? तो इब्न बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था और मोरक्को में तेंजियर नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। ये भारत की यात्रा पर आया था। और अगला क्वेश्चन है शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर की दरगाह निम्न में से कहां स्थित है? तो इनकी दरगाह जो है बच्चों, ये अजोधन में स्थित है। राइट आंसर है इसका अजोधन। और ये जो शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर हैं, ये अमीर खुसरो के गुरु थे। ठीक है, अमीर खुसरो के गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न है नयनार किस मत से संबंधित थे? तो बच्चों, दक्षिण भारत में आलवार और नयनार दो प्रकार के जो है दो संप्रदाय हुए थे। इसमें से जो नयनार थे ये शैव भक्त थे, भगवान शिव के भक्त थे और इनकी संख्या 63 थी, 63 थे। और आलवार संत थे वो वैष्णव भक्त थे, वैष्णव संत थे, तमिल संत और कवि ये होते थे और इन्होंने भक्ति परंपरा का आज जो है वो एक प्रकार से सूत्रपात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की थी? तो विजयनगर की राजधानी हम्पी। बच्चों, इसका सही जवाब है कर्नल कॉलिंस मैकेंजी, जो सन 1800 ईस्वी में हम्पी की यात्रा पर गए थे, विजयनगर की यात्रा पर गए थे और इन्होंने हम्पी के भग्नावशेषों की खोज की थी। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुखों को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में जो सेना के प्रमुख होते थे उन्हें नायक के नाम से जाना जाता था। ऐसा ही एक शब्द था बच्चों, अमर नायक। और ये जो राय है ना, विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे और इनके सेनापति होते थे वो नायक हुआ करते थे। नेक्स्ट, पंजाब में शाहनगर की मरम्मत किसके शासनकाल में करवाई थी? तो बच्चों, शाह जो नहर थी इसकी मरम्मत शाहजहां ने, नाम शाह से शाह, तो शाहजहां के शासनकाल में इसकी मरम्मत जो है वो हुई थी। नेक्स्ट, सहायक संधि व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो जो देसी रजवाड़े थे, जो देसी राज्य थे, उनके साथ में यह व्यवस्था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू की थी और ये थे लॉर्ड वेलेजली, जिन्होंने ये व्यवस्था की शुरुआत जो है वो करी थी। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो 1793 में बच्चों बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त जिसे कहते हैं लागू हुआ था और ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है बाहरी लोगों को संथाल लोग क्या कहते थे? तो संथाल जो थे ये बाहरी लोगों को दीकू कह करके बुलाते थे, दीकू नाम से इन्हें जानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां पे किया था? तो बच्चों, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे थे 1915 में, तो यहां आकर के उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पहला अपना जो है वो सत्याग्रह किया था और वहां से फिर ये जब भारत लौटे थे तो भारत में चंपारण में इनका पहला सत्याग्रह हुआ था।
अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? तो संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को, दो दिन के अंतराल के बाद में। तो उसमें जो है वो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो अब हुई ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट अपने है रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न। आइए एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। ये कंप्लीट पीडीएफ बच्चों अपना जो ऐप जो है वहां पे आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको अपना टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप जो ग्रुप है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और आप अगर पुरानी जो पीडीएफ है सारी, इससे पहले हमने जो हमारी जो सारी क्लासेस होती हैं, उन सारी क्लासेस की जो पीडीएफ हम शेयर करते हैं, वो आपको अपने टेलीग्राम जो चैनल है वहां पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप बच्चों इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, तो आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम नंबर पर जो लिंक प्राप्त करने के लिए 9079622989 यहां पे आप मैसेज कर सकते हो बच्चों। अगर आप कंप्लीट अगर आपको नोट्स अगर आपको चाहिए होते हैं, तो नोट्स आपको 11 रुपये में हम अवेलेबल करा रहे हैं। पूरे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे आपको, पॉलिटिकल साइंस के, चाहो तो हिस्ट्री के, चाहो तो किसी भी सब्जेक्ट के, ज्योग्राफी के, है ना, 11 रुपये में। इसके अलावा हमारी जो टेस्ट सीरीज हैं, हमने सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, तो ये 11 रुपये में आप कोई भी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स अगर आपको चाहिए तो 99 रुपीज़ में आपको बच्चों कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा कोई भी सब्जेक्ट का, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। चैप्टर वाइज आपको वहां पे टॉपिक में नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, सारी चीजें आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ये आपका रहेगा 99 रुपए का। बाकी हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो हैं ओनली 11 रुपीज के, और हमारे मॉडल पेपर के कोर्सेज हैं बच्चों ओनली 29 रुपीज में। 10 मॉडल पेपर की आपको पीडीएफ मिलेगी। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये रहता है कोर्सेज और सारा नोट्स और ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला, मैं एक बार फिर से इधर आ जाता हूं, लिखा है कि धम्म के प्रचार के लिए नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति करी थी। इसने अपने पुत्र और अपनी पुत्री, अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को धम्म के प्रचार के लिए जो है वो श्रीलंका भी भेजा था, सिंहल द्वीप भी भेजा था। नेक्स्ट है रिक्त स्थान महाभारत का उपदेशात्मक अंश है। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है बच्चों, भगवद गीता जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, ये महाभारत का एक भाग है और ये उपदेशात्मक ग्रंथ है, क्योंकि उपदेश दिया गया था कृष्ण के द्वारा अर्जुन को। तो राइट आंसर है भगवद गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है, मतलब एक ऐसी कथा है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतया विकसित नहीं थे। तो वो है सुत्त पिटक, जो बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, 3 त्रिपिटक जिसे हम कहते हैं। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियां, तो इसमें से सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी थी। तो शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहां बेगम। तो राइट आंसर बच्चों है सुल्तान जहां बेगम। अगला क्वेश्चन है कि बाबा गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना गांव था, जो कि कौन सी नदी के पास स्थित है। तो ये ननकाना अभी फिलहाल पाकिस्तान में है बच्चों, और पाकिस्तान में जो रावी नदी है उस रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है रिक्त स्थान का शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता है। तो गजपति, गज मैंने हाथी, पति मैंने स्वामी, गजपति मैंने हाथियों का स्वामी। अगला प्रश्न है कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए रेयत या फिर कोई एक और शब्द का प्रयोग करते थे। तो कई शब्द थे इनके लिए, उसमें मुजरियान था, रेयत था, और भी काफी शब्द इनके लिए यूज किए जाते थे। तो ये हमने किए हैं बच्चों रिक्त स्थान वाले। और अब हैं हमारे अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न में देखो पहला लिखा हुआ है कि अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे लंबा अभिलेख है उसमें 26 चिन्ह मिले हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि लगभग 26 चिन्ह मिले हैं। बच्चों ये है अपनी हिस्ट्री की क्लास, जो एवरीडे आपको शाम को 6 बजे मिलती है।
मिली है। इससे पहले सुबह मॉर्निंग में अपनी 2 क्लासें मिलती है, उसमें भी हम इसी तरीके से मॉडल पेपर्स कंप्लीटली मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। तो ये पहली क्लास रहती है हमारी हिंदी कंपलसरी की 6 बजे सुबह, और दूसरी क्लास रहती है हिंदी साहित्य की 7 बजे शाम को। और ये है अभी 6 बजे वाले शाम को क्लास, इसके जस्ट बाद में 7 बजे लाइव क्लास आएगी पॉलिटिकल साइंस की, 7:30 बजे इंग्लिश की, और उसके बाद में 8:30 बजे ज्योग्राफी की क्लास अपने रहेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के किन्हीं 2 महाजनपदों के नाम उनकी राजधानी सहित लिखिए। तो 16 महाजनपदों का बच्चों उल्लेख हुआ है। बौद्ध और जैन प्रारंभिक जो धर्म ग्रंथ थे उनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ था। उसमें से एक तो था अंग जिसकी राजधानी थी चंपा, और दूसरा था मगध जिसकी राजधानी थी राजगीर। पाटलिपुत्र भी रही थी, इसकी राजधानी राजगीर भी रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारंभिक समाज में बहिर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य था। तो बच्चों क्या होता था कि जो गोत्र से बाहर विवाह किया जाता था, विवाह करने की जो परंपरा थी वो उसे बहिर्विवाह पद्धति कहा जाता था, और गोत्र के भीतर विवाह करने की पद्धति को अंतर्विवाह पद्धति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था। तो बी लाल के नेतृत्व में बच्चों हस्तिनापुर का उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट है स्त्री धन को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों ऐसा धन जो विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता, मतलब विवाह के समय जो धन स्त्री को दिया जाता था वो स्त्री धन होता था, उसे स्त्री धन कहते थे। और इसके अलावा एक और जो है एक चीज ये है कि भाई स्त्रियां कितने तरीकों से धन अर्जित कर सकती थी। तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र ग्रंथों में 6 तरीके से स्त्री के द्वारा धन अर्जित करने के तरीके बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता ने भारत की किस प्रणाली की कुशलता का उल्लेख किया है। तो इब्न बतूता ने भारत की डाक प्रणाली की कुशलता का वर्णन किया है। 2 प्रकार की डाक व्यवस्था भारत में प्रचलित थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण के चोल सम्राटों ने किस भक्ति परंपरा को समर्थन दिया था। तो दक्षिण के जो चोल शासक थे उन्होंने ब्राह्मणीय भक्ति परंपरा को इन्होंने जो है वो समर्थन दिया था, और इनके पास में उस समय की सबसे विशिष्ट जो है वो नौसेना भी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण होज क्या कहलाता है। तो वहां का जो सबसे महत्वपूर्ण होज था वो बच्चों कमलपुरम जलाशय के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक को मुद्दा क्यों बनाया था। तो इसका कारण यह था कि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा रखा था, और महात्मा गांधी ने नमक को मुद्दा बनाया क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने लोगों को ऊंचे दामों पर नमक खरीदने के लिए बाध्य कर दिया था। उन्होंने टैक्स लगा दिया था, कोई भी व्यापार नहीं कर सकता था। अगर लोगों को नमक खरीदना होता था तो बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार 11 में से कितने प्रांतों में बनी थी। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत 1937 में चुनाव हुए थे, और टोटल 11 प्रांत थे, उसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ये हमने की है बच्चों अति लघुत्रात्मक प्रश्न। और अब हमारा शुरू होता है खंड ब में हम करेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारा ऐप है बच्चों कंप्लीटली जिसमें हमने आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल कराए हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है सब्जेक्ट वाइज हिंदी कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। और इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की सबसे बेस्ट जो है बच्चों एक विशेषता ये होती है कि जब आप टेस्ट सबमिट करते हो तो इस टेस्ट को जब आप सबमिट करते हो तो आपका रिजल्ट आपको हाथों हाथ मिलेगा कि आपने कुल कितने क्वेश्चंस अटेंड किए, कितने आपने छोड़े, और कितने राइट हुए, कितने गलत हुए। जो गलत हुआ उसका राइट आंसर क्या है वो भी आपको वहां पे जब आप रिजल्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, और आपकी फाइनली रैंकिंग क्या है, आप कहां पे रैंक कर रहे हैं, आपसे आगे कितने बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है, तो ये पूरा आपको मिल जाएगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। और इस टेस्ट सीरीज का प्राइस है ओनली 11 रुपीज, केवल 11 रुपए में, मात्र 11 रुपए में हम आपको ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा रहे हैं बच्चों। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऐप का नाम है एजुकेशन राइज। जो नए बच्चे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी, टेस्ट कैसे दें, कई बच्चों के कॉल भी आ रहे हैं। तो ये ऐप है और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर जो हमने नंबर दिया था आपको इस नंबर पे मैसेज कर लेना 9079622989। तो इस नंबर पे मैसेज करोगे तो आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का, कोर्सेज का, प्लेलिस्ट का, सबका आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके
आप सीधे ऐप पे जा सकते हैं और वहां जाके आप सारे कोर्सेज देख सकते हैं। क्लास 12th के लिए स्पेशली रेडी हैं ये कोर्सेज, कंप्लीट नोट्स हैं, कंप्लीट कोर्सेज हैं, मॉडल पेपर्स हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अब हम देखते हैं कुछ लघुतरात्मक प्रश्न जो है अपने वो भी हम देख लेते हैं, कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो है पहला प्रश्न कि स्तूपों की संरचना का वर्णन कीजिए। स्तूप जो होते थे विशेष करके बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो इनकी जो जगह होती थी, ऐसी पवित्र जगह जहां पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनका सामान गाड़ दिया जाता था, इन टीलों को स्तूप कहते थे। तो अगर मान लो अति लघुतरात्मक में भी प्रश्न आता है कि स्तूप किसे कहते थे, तो आपको ये लिखना है। स्तूप का जन्म एक गोलाई लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ जिसे बाद में अंड कहा गया। तो एक गोल मिट्टी का टीला होता था ना, मिट्टी जमा करके वहां पे एक टीला बना दिया जाता था, गोल होता था, राउंड की उसकी शेप होती थी, एंड अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी, वह छज्जे जैसा ढांचा होता था ऊपर, है ना। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। तो ये होते थे स्तूप और ये है स्तूप की विशेषताएं। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध दर्शन की किन्हीं दो महत्वपूर्ण मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। तो अगर हम बात करें बौद्ध दर्शन की, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, इनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं, कुछ समानता है, कुछ भिन्नताएं भी है। तो बौद्ध दर्शन की अगर महत्वपूर्ण मान्यताओं की बात करें तो पहला तो यह है कि संसार में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। मतलब ये मानते थे कि संसार दुखों से भरा हुआ है और उन दुखों से छुटकारा पाने के लिए जो है वो मध्यम मार्ग अपनाने पर महात्मा बुद्ध ने बल दिया था। ये कहा गया है कि वो मनुष्य का जीवन अंतर्निहित दुखों से भरा हुआ है और घोर तपस्या और वेश्याशक्ति के बीच मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है, परमानेंट नहीं है, नित्य नहीं है, क्षण भंगुर है, क्षणिक है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मा विहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी और शाश्वत नहीं है। तो ये दो महत्वपूर्ण सिद्धांत, पहला तो यह है कि संसार परिवर्तनशील है और दूसरा यह है कि संसार दुखों से भरा हुआ है। इससे बचने के लिए हमें मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पंच महाव्रत से क्या आशय है, आप क्या समझते हैं? तो अगर हम पंच महाव्रतों की बात करें, जैन धर्म से रिलेटेड ये प्रश्न है, तो पंच महाव्रत जो है जैन दर्शन के अनुसार कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। विहारों में रहने वाले जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे और वो 5 व्रत क्या थे बच्चों? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और इसी को यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि हत्या न करना मतलब अहिंसा, चोरी न करना मतलब अस्तेय, झूठ न बोलना मतलब सत्य, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह न करना मतलब अपरिग्रह। तो ये 5 महाव्रत है, इन्हें 5 महाव्रत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापत्य के कौन से अभिलक्षणों पर इब्न बतूता ने ध्यान दिया था? तो देखो, इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था, मोरक्को अफ्रीका का एक देश था, वहां का एक जगह तेंजियर का निवासी ये था इब्न बतूता। भारत यात्रा पर आया था। इब्न बतूता ने स्थापत्य कला के विभिन्न अभिलक्षणों पर ध्यान दिया है, जैसे कि किले की प्राचीर में खिड़की, प्राचीरों में उपलब्ध विभिन्न सामग्री, प्राचीरों तथा इनके निर्माण की वास्तुकला, किले की विभिन्न प्रवेश द्वार, मेहराब, मीनारें, गुंबद आदि चीजों पर इसने ध्यान दिया था। तो ये स्थापत्य के लक्षण उसने बताए हैं। अगला क्वेश्चन है अल-बिरूनी के यात्रा वृत्तांत लिखने के उद्देश्य बताइए। अल-बिरूनी जिसकी किताबुल हिंद उसका ग्रंथ है जो उसने अरबी भाषा में लिखा है, तो यहाँ पे हम उसके उद्देश्य लिखेंगे कि उसने ये किताब लिखने का उद्देश्य क्या था। पहला तो यह है कि उन लोगों की सहायता करना जो हिंदुओं से धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते थे। मतलब वो लोग जब इस किताब को पढ़ेंगे, किताबुल हिंद को, तो उन्हें हिंदू धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी, हिंदू धर्म की विशेषताओं के बारे में वो लोग जानेंगे और फिर जो है वो हिंदू धर्म के शास्त्री हैं उनके साथ शास्त्रार्थ कर लेंगे। ऐसे लोगों के लिए सूचना का संग्रह करना जो हिंदुओं के साथ संबद्ध होना चाहते थे, तो उन लोगों की मदद के लिए इसने किताबुल हिंद लिखी थी अरबी भाषा में।
नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 9वां, विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो बच्चों विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर की एक विशाल किलेबंदी की गई थी, चारों तरफ किला था। इसमें न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्रों और जंगलों को भी घेरा गया था। इस किलेबंदी का 3 घेरा बनाया गया था। पहली किलेबंदी से जुते हुए खेतों को, दूसरी किलेबंदी से नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग को, जबकि तीसरी किलेबंदी से शासकीय केंद्रों को घेरा गया था। तो इस तरीके से ये पूरा इसका जो है वो विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंजिल आबादी और सिपह आबादी से क्या आप क्या समझते हैं। देखो, मंजिल आबादी के नाम से पहला ग्रंथ जो है वो शाही घर परिवार और उसके रख रखाव से संबंध रखता है। सिपह आबादी दूसरा भाग, सिपह आबादी सैनिक और नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में है। इस भाग में शाही अधिकारियों यानी मनसबदारों, विद्वानों, कवियों, कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियों का उल्लेख उसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है 11वां, अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। तो अकबर के शासनकाल में बच्चों भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया था। एक था पोलस भूमि, दूसरा था परती भूमि या परोती भूमि, फिर था चचर भूमि और फिर था बंजर भूमि। इसमें से किसी 2 का वर्णन करेंगे अपन, जैसे पोलस भूमि। तो पोलस भूमि एक ऐसी भूमि का पोलस भूमि में एक के बाद एक हर फसल की वार्षिक खेती होती थी, जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। लगातार उस पर खेतीबाड़ी की जाती थी, लगातार काम जो है वो किया जाता था। एक होती थी परोती भूमि या परती भूमि। परोती जमीन पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह अपनी खोई हुई उर्वरा शक्ति वापस प्राप्त कर सके। खेती करते थे, थोड़े समय के लिए उसे पड़ती रखते थे, दोबारा फिर से उस पर खेती करते थे। ये होती थी परोती जमीन। नेक्स्ट प्रश्न है, रेतवाड़ी व्यवस्था स्तंभरारी बंदोबस्त से किस प्रकार भिन्न थी, किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए, किन्हीं 2 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। तो अगर हम बात करें रेतवाड़ी व्यवस्था की, ये स्तंभरारी बंदोबस्त से इस प्रकार भिन्न थी। कैसे कि इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि को तय कर दिया गया था, जिसे प्रत्येक जमींदार द्वारा जमा कराना आवश्यक था। तो स्तंभरारी बंदोबस्त में जो राशि होती थी वो जमींदार को तय करानी होती थी, कंपनी को, और रेतवाड़ी व्यवस्था में वो राशि रैयत के साथ डायरेक्ट तय की गई थी, यानी किसान खुद जो है वो राशि कंपनी को जमा कराता था। दूसरा क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। ये 2 अंतर है स्तंभरारी और रेतवाड़ी व्यवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाड़ा पत्र क्या था। तो बच्चों, जब किसान ऋणदाता का कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाता था तो उसके पास अपना सर्वस्व, जमीन, गाड़ियां, पशुधन देने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था। मतलब ऋण लेता था और अगर समय पर ऋण जमा नहीं कराया तो जो कुछ भी उसका होता था वो सारा ले लिया जाता था। लेकिन जीवन यापन हेतु खेती करना जरूरी था, इसीलिए उसने ऋणदाता से जमीन, पशु या गाड़ी फिर किराए पर ले ली। इसके लिए उसे एक भाड़ा पत्र लिखना पड़ता था, जिसमें यह लिखा होता था कि ये पशु और गाड़ियां उसकी अपनी नहीं है, बल्कि भाड़े पर ली गई हैं, किराए पर ली गई हैं। और अब है नेक्स्ट 14वां प्रश्न, क्या लिखा हुआ है कि 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें देखो क्या था कि सैनिकों को कम वेतन मिलता था और समय पर छुट्टियां भी नहीं मिलती थी। मतलब कि जो ब्रिटिश सैनिक थे उसकी तुलना में भारतीय सैनिकों को बहुत कम वेतन दिया जाता था, समय पर छुट्टी नहीं दी जाती थी। 1856 ईस्वी में सैनिकों को अंग्रेजी सरकार द्वारा एनफील्ड राइफल दी गई थी और ऐसी अफवाह उड़ी थी एनफील्ड राइफल के बारे में कि इसके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी के खोल लगे हुए हैं और इन्हें मुंह से खींचना होगा। जब उसमें कारतूस भरेंगे तो उसे मुंह से खोलना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों को अपने धर्म के भ्रष्ट होने का भय था। तो ये इसने भी जो है वो एक आग में घी डालने का काम किया था, 1857 की क्रांति को भड़काने का काम किया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्यों को संक्षिप्त में लिखिए। आपको याद होगा कि गांधी जी लगभग 20 वर्षों तक अफ्रीका में रहे थे और वहां पे गांधी जी ने कई सारे कार्य किए थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार के रंग भेद के विरोध में सत्याग्रह का सहारा लिया था। तो पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कहां किया था? अफ्रीका में किया था। उन्होंने वहां विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने के लिए प्रयास किया। गांधी जी ने उच्च जातीय भारतीयों से दलितों और महिलाओं के प्रति भेदभाव का व्यवहार न करने के लिए चेतावनी दी। वास्तव में दक्षिण अफ्रीका ही उनके सत्याग्रह की प्रथम पाठशाला बना और उसने ही उन्हें महात्मा बना दिया था। कई बार यह प्रश्न भी आता है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, तो उसमें भी आपको यही पॉइंट लिखने हैं, गांधी जी ने वहां पे क्या क्या कार्य किया था और किस तरीके से गांधी जी वहां से एक महात्मा बनकर के भारत लौटे थे और 1915 में फिर भारत लौटते हैं गांधी जी। तो बच्चों ये हमने किया है। अभी देखो खंड स जो है उस जो सेकंड पार्ट में हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम ये करेंगे कि कंप्लीट हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे पूरा, ऑब्जेक्टिव से लेकर के लास्ट जो आपके मैप आते हैं, मैप भी हम इसमें ही शामिल करेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक बार एक साइड से कंप्लीट अपना रिवीजन होता जाएगा और जब ये मॉडल पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम चैप्टर वाइज एक बार फिर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज चलाएंगे कंप्लीटली। मतलब कि हमने जैसे फर्स्ट और सेकंड 2 चैप्टर ले लिए, 2 चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो हम एक साथ ले लेंगे और ऐसे करके 2-2 करके और हम जल्दी से इसका कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। इसी तरीके की हिस्ट्री जो जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं वैसे के वैसे बाकी सब्जेक्ट भी हम पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की तो लाइव क्लासेस आती है हमारी। तो इस तरीके से बच्चों अपनी ये लगातार क्लास चलती रहेगी। अब आपको मुझे ये बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिए, इससे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक करके जाना, बिना लाइक के बिल्कुल मत जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी अपने साथ जुड़ करके अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। हमारा ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलिए और इसकी पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नंबर मैंने आपको वहां पे दे दिए हैं, ठीक है। अभी बीच में मैंने 2-3 बार आपको नंबर दिए हैं। तो इस तरीके से हम इसे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।